अध्याय 141। इस तरह एक आदमी का परीक्षण। एज और क्लाउड संप्रदाय के द्वार पर हमेशा कई शिष्य ड्यूटी पर रहते थे। जब उन्होंने वे आशु और ये यू को एक साथ खड़े होकर बातें करते देखा तो वे काफी हैरान हुए। हर कोई जानता था कि ये यू और सेंटेस यू रामू एक जोड़े थे, लेकिन इस स्थिति में ये यू अपनी वापसी के पहले दिन ही वे आशु को खोजने क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह दो नावों में सवारी करना चाहता है? लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के शिष्यों को पता था कि ये यू और वे आशु बहुत करीब थे। जैसा कि कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच शुद्ध दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल गुप्त उद्देश्य ही हो सकते हैं। इस मामले में यदि ये यू वास्तव में दोनों पक्षों से खेल रहा होता तो यह असंभव नहीं होता। आखिरकार खेती की दुनिया इस मामले में धर्मनिरपेक्ष दुनिया की तरह ही है। जब तक आप में क्षमता है, कई साझेदार रखने का सवाल ही नहीं उठता। जब ड्यूटी पर मौजूद शिष्य किनारे पर गपशप कर रहे थे, वे आशु के अंतिम शब्दों ने उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी। बेवफा इंसान, ये किस बारे में है? वास्तव में क्या चल रहा है? क्या ये यू ने कुछ बेवफा किया? ये बहुत बड़ा घोटाला था। वे सभी उत्साहित थे, ध्यान से सुन रहे थे और अधिक विस्फोटक विवरण सुनने की उम्मीद कर रहे थे। ये यू भी वे आशु की बातों से भ्रमित था। कैसा बेवफा इंसान? मैंने किसके साथ अन्याय किया है? वे आशु ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। उसने रुखाई से कहा, जूनियर ब्रदर, जिस दौरान आप गायब हुए थे, क्या आपने गुप्त रूप से किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाए थे? इनकार मत करो, वो तुम्हें ढूंढने आई है। ये यू की अभिव्यक्ति और भी हतप्रभ हो गई। असंभव। मैं। आइए आगे बढ़ें और देखें। सबसे पहले ये यू ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मौके पर ही शपथ लेना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या होगा अगर रुआन लियान्यू, लियांग्यू, जुओ यंगचुन या बू लिंगफे आ रहे हों? गाली देने से उसकी छवि खराब ही होगी। धत तेरी की, वे मुझे ढूंढने आए हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य में संप्रदाय के नाम का यूं ही खुलासा नहीं किया जा सकेगा। क्या स्थिति है? वे आशु ने ये यू को लिया और बाहर उड़ गया। उनके जाने के बाद सभी शिष्यों ने बेहद मनोरंजक अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। टीएसके, टीएसके, टीएसके। ये यू देखो। हालांकि वह थोड़े समय के लिए संप्रदाय में रहे और ऐसा सुना गया है कि वो कुछ समय के लिए बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी थे, लेकिन वह अपनी उपलब्धियों से लहरें पैदा कर रहे थे। सबसे पहले सेंटेसियू रामू, फिर कानून प्रवर्तन हॉल के फूल, वे आशु, और फिर वो कुछ समय के लिए यात्रा पर चले गए, यहाँ तक कि किसी और को आकर्षित करने में भी कामयाब रहे जो सीधे उनकी तलाश में आया था। किसी को हर किसी से आगे निकलते हुए देखना वाकई निराशाजनक है। कई शिष्यों ने पहले ही अपना मन बना लिया था। आज रात के बाद वे ये यू को खोजने के लिए बुझी पीक पर जाएंगे और मार्गदर्शन के लिए उसके सामने घुटने टेकें। बड़ा शॉट, मुझे सिखाओ कि पार्टनर को कैसे रिझाना है। यदि ये संभव नहीं है तो एक पुस्तक प्रकाशित करें और खेती जगत के सभी पुरुष कृषकों को लाभान्वित करें। जल्द ही वे आशु के नेतृत्व में ये यू एज और क्लाउड संप्रदाय के द्वार से 1000 मीटर से भी कम दूरी पर एक जंगल में पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात लोमड़ी दानव यिन फेजिंग से हुई। हालांकि यह पहली बार था जब ये यू ने उसका मनमोहक सुंदर चेहरा देखा था। वह उसके पहने हुए लिबादे से काफी परिचित था, तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। तो क्या तुम वही हो जिसने मुझे बेवफा आदमी कहा? सच कहूं तो यिन फेजिंग भी आश्चर्यचकित थी कि वे आशु वास्तव में ये यू को ढूंढने में कामयाब रहे। ये वास्तव में भाग्य का एक झटका था। इस तरह के एक खुशी के अवसर पर यिन फेजिंग तुरंत मुस्कुराए और कहा, हाँ, क्या आप बेवफा नहीं हैं? आपने किसी की चीजें ले ली लेकिन अपना वादा नहीं निभाया। आपने सचमुच मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये सुनकर वे आशु की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। वास्तव में क्या चल रहा था? उनके चेहरे कुछ बुझे बुझे क्यों लग रहे थे? यह एक प्रेमातुर महिला और एक बेवफा पुरुष के बीच होने वाली सामान्य मुठभेड़ की तरह नहीं लग रहा था। बहुत सोचने के बाद वे आशु ने यिन फेजिंग के साथ अपनी मुलाकात के दृश्य को ये यू तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज प्रसारित की। सुनने के बाद ये यू तुरंत सब कुछ समझ गया। उसने व्यंग करते हुए कहा, बड़ी बहन, आपको धोखा दिया गया है। वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वह, अरे अपने शब्दों पर ध्यान दो, मैं भी तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। राक्षसी कृषक। इससे पहले कि ये यू अपनी बात पूरी कर पाता, यिन फेजिंग ने अपनी प्रेषित आवाज से उसे बाधित कर दिया। यदि संभव हो तो यिन फेजिंग ने प्राथमिकता दी कि जितना संभव हो सके कम से कम लोग उसकी असली पहचान जानें। केवल इस तरह से मध्य महाद्वीप में उसकी यात्रा सुरक्षित होगी। इसके अलावा यिन फेजिंग को भरोसा था कि दोनों पक्षों के बीच रहस्य होने के कारण ये यू समझदारी से काम लेंगे। कोई भी धार्मिक संप्रदाय राक्षस कृषक घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार उजागर होने पर यह मौत की सजा होगी। तो यिन फेजिंग बहुत आश्वस्त थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये यू ने वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया और सक्रिय रूप से कहा, मैं एक राक्षस कृषक हूँ। एक महान राक्षस कृषक। यिन फेजिंग का दिल डूब गया। क्या चल रहा था? उसकी अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरी ओर वे आशु को समझ नहीं आया कि ये यू ने अचानक ये बयान क्यों दिया। तो उसने तुरंत कहा, जूनियर ब्रदर, क्या इस बारे में इतना जोर से बोलना जरूरी है? यिन फेजिंग आश्चर्य से हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या हो रहा था? इस महिला को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्या मध्य महाद्वीप की पवित्र भूमि इस सीमा तक विकसित हुई थी? पवित्र भूमि में गुप्त रूप से राक्षसों की खेती करने वालों पर भी निगरानी नहीं रखी जाती थी? नहीं, या शायद ये यू घुसपैठिया नहीं था, सिर्फ एक शुद्ध राक्षस कृषक था। क्या धार्मिक संप्रदायों ने राक्षस कृषकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था? इस संभावना को ध्यान में रखते हुए यिन फेजिंग का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। इस बीच ये यू ने जारी रखा, बड़ी बहन, यह महिला एक राक्षस है। मुझे उससे एक सहस्राब्दी पुराना नीला क्रिस्टल मिला। बदले में उसे अपनी राक्षसी आभा को छुपाने के लिए एक कलाकृति की आवश्यकता थी।
मेरे पास ऐसी एक वस्तु थी। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि वो कुछ दिनों बाद एजोर क्लाउड संप्रदाय में आएगी। मैं तब उसे वो वस्तु दूंगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे एक बेवफा आदमी कहा। ओह सचमुच राक्षसी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हें छुपाने वाला पेंडेंट दूंगा? ये सुनकर वे आशु को तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। दूसरी ओर यिनफेजिंग आसपास का सर्वेक्षण करते हुए परेशान दिख रही थी। हालांकि यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती तो यह निश्चित रूप से एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों का ध्यान आकर्षित करती। यिनफेजिंग को भरोसा नहीं था कि वो ये यू को तुरंत अपने वश में कर सकती है। ये स्थिति काफी परेशानी भरी थी। कुछ देर सोचने के बाद यिनफेजिंग ने संपर्क करने की पहल की। साथ ही दाववादी, मैं पहले तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, कृपया नाराज न हो। यिनफेजिंग ने अपना पूरा आकर्षण सक्रिय कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये पहली बार था जब उसने अपने जन्म के बाद किसी पुरुष साधक पर आकर्षण का प्रयोग किया था। अपनी अनोखी वंशावली के कारण यिनफेजिंग हमेशा अपना ठिकाना छुपाने में सावधानी बरतती थी। वह शायद ही कभी अपने सहज आकर्षण का प्रयोग करती थी। अप्रत्याशित रूप से आज उसने एक ही दिन में 2 बार इसका प्रयोग किया था। लेकिन कंसीलमेंट पेंडेंट प्राप्त करना इसके लायक था। हालांकि ये यू की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने जो लिचुन जेड पहना था वह न केवल कल्टीवेटर हमलों से बचाव करता था, बल्कि मानसिक हमलों और आकर्षण को भी 80% से अधिक कमजोर कर देता था। स्पष्ट मन बनाए रखना ये यू के लिए। हालांकि यिनफेजिंग बेहद खूबसूरत थी, केवल बोलने से उसे उम्मीद थी कि वो उसके प्यार में पड़ जाएगा। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं था? पृथ्वी के सूचना समृद्ध युग में उसने ऐसा कौन सा आकर्षण नहीं देखा था। आकर्षक गाने और नृत्य भूल जाओ, इससे पुरुषों का परीक्षण किया जा रहा है आपके सपनों में, ये यू ने व्यंग्य किया। वह निर्णायक रूप से आगे बढ़ा और यिनफेजिंग को अपनी बाहों में गले लगा लिया। अध्याय 142 पूर्ण पैमाने पर दमन। ये यू के अचानक कदम ने यिनफेजिंग को चौंका दिया। इस आदमी की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? यिनफेजिंग, जो पहले कभी किसी आदमी के इतने करीब नहीं थी, बेहद घबराई हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह विरोध करना भी भूल गई। उस पल ये यू ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, किसी को मंत्रमुग्ध करने की कीमत चुकानी पड़ती है। केवल कुछ शब्द कहने से काम नहीं चलेगा, कम से कम यह ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि आप अभी भी मुझे मंत्रमुग्ध करने में असफल रहे हैं। आपके कार्यों को देखते हुए मैं आपको छुपाने वाला पेंडेंट देने की योजना नहीं बना रहा हूँ। बोलने के बाद ये यू ने यिनफेजिंग को दूर धकेल दिया। वह पूरी तरह से स्तब्ध महसूस करते हुए बार बार लड़खड़ाकर वापस लौट आए। क्या चल रहा था? यह आदमी, जिसकी खेती स्पष्ट रूप से उससे कम थी, वो क्विंक्यू फॉक्स कबीले के आकर्षण का विरोध कैसे कर सकता था? यह असंभव था। ये देखकर कि यिनफेजिंग नहीं गई, ये यू ने शांति से कहा, यदि आप अभी नहीं गए तो मैं एक राक्षस कबीले के सदस्य के रूप में आपकी पहचान उजागर कर दूंगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई रहस्य नहीं बचा है। नहीं, यिनफेजिंग ने तुरंत मना कर दिया। यदि दूसरों को उसकी राक्षसी पहचान के बारे में पता चला तो मध्य महाद्वीप की इस यात्रा की योजनाएं निश्चित रूप से विफल हो जाएंगी। कदापि नहीं। लेकिन अगर यिनफेजिंग अब चली गई तो उन्हें भी भारी नुकसान होगा। प्राचीन एजोर क्रिस्टल का इतना बड़ा टुकड़ा, लेकिन बदले में केवल एक सबक मिला। वो यिनफेजिंग का आजीवन दुर्स्वप्न बन जाएगा। इसके अलावा योजना शुरू होने वाली थी। उसे अपनी राक्षसी आभा को छिपाने के लिए तत्काल एक कलाकृति की आवश्यकता थी। यह मामला गंभीर था, इसमें अब और देरी नहीं की जा सकती थी। तो यिनफेजिंग ने तुरंत ही यू से वादा किया। साथ ही दाववादी, कृपया, मुझे पता है कि मैं कुछ हद तक अड़ियल हो गया हूँ, लेकिन कंसीलमेंट पेंडेंट अभी मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं इसे खरीदने के लिए अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने को तैयार हूँ, या यदि आप चाहें तो मैं इसके बदले किसी अन्य कलाकृति का उपयोग कर सकता हूँ। ये सुनकर ये यू को तुरंत दिलचस्पी हो गई। आप विनिमय के लिए किस प्रकार की कलाकृतियों का उपयोग करना चाहते हैं? मुझे देखने दो। यिनफेजिंग ने सहजता से एक कदम पीछे ले लिया। उस समय ये यू ने प्राचीन नीला क्रिस्टल को धोखा देने के लिए इसी तरह की चाल का इस्तेमाल किया था। तुम्हें देखने दूं? असंभव, बिल्कुल असंभव। इसके अलावा यिनफेजिंग के पास ये भी नहीं था। साथ ही दाववादी, मैं आज बहुत जल्दी में था, मैं अपने साथ बहुत सी चीजें नहीं लाया। क्या रहेगा अगर आप मुझे पहले कंसीलमेंट पेंडेंट का उपयोग करने दें, और एक बार जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और आपको प्रतिस्थापन के रूप में एक कलाकृति दूंगा। आप क्या सोचते हैं? ये यू ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। स्वीकार्य नहीं। मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट खेलना, तुम अभी भी जवान हो। यिनफेजिंग का सिर काली रेखाओं से ढका हुआ था। क्या इंसानों और राक्षसों के बीच का भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया है? मैं छुपाने वाले पेंडेंट को निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति से बदल दूंगा। मैं दाव के प्रति शपथ भी ले सकता हूँ। 3 महीने के भीतर मैं तुम्हें निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां दूंगा। ये सुनकर पास में खड़े हुए आशु काफी हैरान हो गए। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक कलाकृति पेश कर रही थी। हालांकि क्या इस राक्षसी पर भरोसा किया जा सकता है? ये यू भी काफी उत्सुक था। यदि यह एक आध्यात्मिक कलाकृति होती तो ये स्वीकार्य हो सकती थी। उसने अपने भंडारण की अंगूठी से एक काली गोली निकाली, हल्के से मुस्कुराया और कहा, दाव से शपथ के बारे में बात मत करो। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। यदि आप वास्तव में कंसीलमेंट पेंडेंट लेना चाहते हैं तो इस हॉट सीलिंग पिल को निगल लें। 3 महीने तक कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास 3 महीने के भीतर एंटीडोट नहीं है तो आप पीड़ा में मर जाएंगे। यिनफेजिंग चुप हो गई। ऐसा नहीं है कि उसके पास निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं हैं। जब तक योजना सफल हुई और वह दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में लौट आई, तब तक वो एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां भी प्राप्त कर सकती थी।
लेकिन ऐसा करने के लिए जहर की गोली खा लेनी चाहिए। यिन फेजिंग को झिझकते हुए देखकर ये यू ने फिर से कहा, अवसर केवल एक बार ही दस्तक देता है। मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए 10 सांसें दूंगा। यदि तुम अपना मन नहीं बना सकते तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये शब्द मूल रूप से यिन फेजिंग के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक हत्या का शॉट थे। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। यिन फेजिंग की आंखें संकल्प से चमक उठी। उसने सीधे ये यू के हाथ से गोली ली और निगल ली। लेकिन खाने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ। फिर से इतना गंदा, उसने अभी तक वस्तु देखी भी नहीं थी और वह पहले ही गोली निगल चुकी थी। अब क्या करें? उसे आशा थी कि ये यू फिर से काला खाने काला का खेल नहीं खेलेगा। यिन फेजिंग ने शांति का दिखावा किया और गहरी आवाज में पूछा, छिपाने वाला पेंडेंट कहाँ है? यहाँ रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये यू की आकृति टिमटिमा रही थी। वह ये और क्लाउड संप्रदाय के अंदरूनी हिस्सों की ओर उड़ गया और वे आशु और यिन फेजिंग एक दूसरे को घूरते रहे। उनमें अब पहले वाला साझा आक्रोश नहीं रहा। अब वे विरोधी पक्ष में थे। वे आशु ने यिन फेजिंग के पिछले शब्दों और कार्यों को याद किया। उसने तुरंत ठंडे स्वर में डांटा, तुम धोखेबाज हो। यिन फेजिंग जबरदस्ती मुस्कुराने लगी, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। क्या आपने कभी किसी धोखेबाज के साथ इतना बुरा व्यवहार होते देखा है? आपका कनिष्ठ भाई सच्चा शैतान है। वे आशु क्षण भर के लिए अवाक रह गए। वह पूरे समय मौजूद रहीं। ये यू के यहाँ पहुंचने के बाद वह विभिन्न तरीकों से यिन फेजिंग को दबा रहा था, यहाँ तक कि उसे जहर की गोली भी निगलने के लिए मजबूर कर रहा था। और फिर भी आइटम अभी तक लाया नहीं गया था। वे आशु को ये भी संदेह था कि क्या ये यू इस राक्षसी को फिर से धोखा देगा। लेकिन वह दिल को सील करने वाली गोली कहाँ से आई? ये काफी प्रभावशाली लग रहा था। वास्तव में ये यू के पास ऐसी गोली कैसे हो सकती है? यिन फेजिंग ने जो गोली मिली थी वो महज एक फल कैंडी थी जिसे ये यू ने महान कियान राजवंश के महल से लिया था। जब कुचला गया तो इसमें शर्करा केंद्र भी था। बात सिर्फ इतनी थी कि यिन फेजिंग ने इसे सीधे निगल लिया था, इसलिए उसे इसका एहसास नहीं हुआ। इस दौरान एज और क्लाउड संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर लुओजी ने युन रामू को सब कुछ बता दिया था। मूल रूप से उसकी योजना के अनुसार उसे तब तक इंतजार करना था जब तक कि रामू का साधना स्तर ऊंचा नहीं हो जाता और उसका दिमाग अधिक स्थिर नहीं हो जाता। फिर उसके सामने उसके अर्धराक्षस होने की बात प्रकट करें। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा हादसा हो गया। उसकी पहचान योजना से पहले उजागर कर दी गई। चूंकि मामला यही है, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ बता दिया जाए। सुनने के बाद यू रामू काफी देर तक चुप रही। फिर वह धीरे से बोली, गुरुजी, मुझ पर आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपका शिष्य इसे जीवन भर याद रखेगा। यह एक महान दयालुता है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। शिष्य आपको मेरे दत्तक पिता के रूप में पूजा करना चाहता है। सच कहे तो लुओजी ने युन रामू की पूरी तरह से रक्षा की थी। यहाँ तक कि एक जैविक बेटी को भी ऐसी देखभाल नहीं मिली होगी। यूं रामू ने बोधगम्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया, इसलिए उसने ये शब्द बोले। ये सुनने के बाद लुओजी, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, खुशी के आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सका। अप्रत्याशित रूप से यूं रामू ने उन्हें अपने दत्तक पिता के रूप में पहचानने की पहल की। इससे लुओजी को लगा कि उनका शतक का प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। बूढ़े पिता का हृदय और भी भर आया। अच्छा, अब तुम मेरी बेटी हो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, एक क्षण यहीं रुको। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लुओजी की आकृति गायब हो गई। कुछ सांसों के बाद ये यूं यहाँ आ गया। यूं रामू की आंखें थोड़ी लाल देखकर उसने झट से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे मालिक ने तुमसे कुछ कहा? यूं रामू ने सिर हिलाया। ये यूं मदद नहीं कर सका, लेकिन वह हिचक गईं। वह बोला नहीं। शुरू में उनका इरादा सांत्वना के कुछ शब्द देने का था, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। इस स्थिति में उसे सांत्वना देने से युन रामू उससे और अधिक चिपक जाएगी और लुओजी उसे और भी अधिक शत्रुता से देखेगा। यह एक दुष्चक्र था। इससे बचने के लिए कम बोलना ही बेहतर था। ये यूं ने धीरे से कहा, छिपाने वाला पेंडेंट कहाँ है? मुझे इसका तत्काल उपयोग करना है। मुझे इसे कुछ दिनों तक उपयोग करने दीजिए। यह मेरी गर्दन के चारों ओर है। यूं रामू ने ये यू को देने के लिए तुरंत इसे हटाना शुरू कर दिया। आखिरकार यह मूल रूप से उसका था। अब उसके लिए ये चाहना उचित था। हालांकि यूं रामू ने अचानक अपनी कार्रवाई रोक दी। भावुक दृष्टि से उसने कहा, जूनियर भाई, आप इसे उतारने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं इसमें थोड़ी अनाड़ी हूँ। अध्याय 143, कितना असभ्य व्यक्ति है। लुओजी उच्च आत्माओं में था। जब युन रामू ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वह उसे अपने दत्तक पिता के रूप में पहचानेगी, तो लुओजी की पैतृक भावनाएं एक बार फिर बढ़ गईं। इसलिए उसने तुरंत युन रामू को उनके बंधन के प्रतीक के रूप में देने के इरादे से एक कीमती जैड कंगन निकाला। लुओजी बड़े उत्साह के साथ लौटा। जब वो येजोर क्लाउड संप्रदाय के मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अचानक पता चला कि दरवाजा अध खुला था। इसने लुओजी को हैरान कर दिया। हॉल में समय की परवाह किए बिना दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। इसे राजसी माना जाता था। ये और भी आकर्षक लग रहा था। तो यह अध खुला क्यों था? ये किसने किया था? लुओजी आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसे अचानक अंदर से यूं रामू की आवाज सुनाई दी। जूनियर भाई, थोड़ा धीरे रहो, दर्द होता है। लुओजी का चेहरा पीला पड़ गया। कनिष्ठ भाई, क्या कनिष्ठ भाई? फिर एक सुखद आवाज अचानक बोली, बस इधर उधर मत घूमो और यह ठीक रहेगा। मैं जल्दी आऊंगा। लुओजी स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि यह यू की आवाज थी। एक पल में वह क्रोध से भस्म हो गया। वह प्रवेश करने और उन दोनों को पूरी तरह से अलग करने के लिए तैयार था, लेकिन अगली बातचीत ने लुओजी को अपनी राह पर रोक दिया। क्या अब भी दर्द होता है? दर्द नहीं होता, बस थोड़ी खुजली होती है। खुजली ठीक है, जल्द ही आराम हो जाएगा।
उनकी बातचीत सुनकर लुओजी ने आवाज न निकालने की कोशिश करते हुए अपना मुंह जोर से ढक लिया। इस बातचीत ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। शायद वे पहले ही अपनी मुठभेड़ के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। अभी प्रवेश करना निश्चित ही अनुचित होगा। लुओजी को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई भारी पत्थर उस पर दब रहा हो। उसकी सांसें रुक गईं। मुझे संप्रदाय के बाहर होना चाहिए, हॉल के बाहर नहीं। यहाँ रहना मेरी गलती थी। मेरी आंखों में आंसू। ये इस संप्रदाय के नेता ने आपको अभी चेतावनी दी है। तुम पलट गए और मेरी बेटी को परेशान करने लगे, और यहाँ तक कि एजोर क्लाउड सेक्ट के मुख्य हॉल के अंदर भी। तुम बहुत लापरवाह हो। प्रारंभिक दुख के बाद लुओजी की नफरत अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। इस समय एजोर क्लाउड सेक्ट के कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख ली नियानान मध्य हवा में पहुंचे। वो बस बोलने ही वाला था कि लुओजी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने ली नियानान को कुछ कदम आगे खींच लिया। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? लुओजी के कुछ हद तक डांटने वाले शब्द सुनकर ली नियानान हैरान रह गया। संप्रदाय मास्टर, क्या आपने मुझसे आज बैजहांग गांव के मामलों पर चर्चा करने के लिए आने के लिए नहीं कहा? स्वर में अचानक परिवर्तन क्यों? और यह बातचीत की जगह नहीं है। आइए मुख्य हॉल में वापस चलें और वहां इस पर चर्चा करें, ली नियानान ने कहा और मुख्य हॉल की ओर जाने लगे। लेकिन लुओजी ने उसे मजबूती से रोके रखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ली नियानान की अभिव्यक्ति अजीब थी। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़े हुए लुओजी की ओर देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। उचित बनो। ये दोनों कई हजार साल पुराने थे। सार्वजनिक रूप से इस तरह हाथ खींचना काफी अनुचित था। इसी समय ये मुख्य हॉल से बाहर चला गया। लुओजी और ली नियानान को हाथ पकड़े देखकर वह तुरंत चौंक गया। हल्के शब्दों में कहे तो ये काफी चौंकाने वाला था। लुओजी ने ये की ओर घूरकर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह पागल होने की कगार पर हो। क्या वह इसलिए क्रोधित था क्योंकि किसी ने उसे और ली नियानान को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा था? ये को तुरंत कपकपी महसूस हुई। उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से बाहर निकल गया। एक टिप्पणी पीछे छोड़ते हुए, संप्रदाय मास्टर, हॉल मास्टर, कृपया जारी रखें। मैं छुट्टी ले रहा हूँ। शब्द खत्म होने से पहले ही ये की आकृति गायब हो चुकी थी। उन्होंने लुओजी और ली नियानान को कभी बोलने का मौका नहीं दिया। ये देखकर लुओजी ने बुरी तरह भरी और फिर ली नियानान का हाथ छोड़ दिया। तुम बाहर इंतजार करो, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम अंदर आ जाना। हालांकि ली नियानान कुछ हद तक चकित था। उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। लुओजी मुख्य हॉल में घुस गया। उसने अपनी निगाहें फर्श की ओर झुका ली और गंभीरता से बोला, लिटिल यून, तुम युवा जोश से भरे हुए हो, मैं ये समझता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसी चीजें करना बिल्कुल गलत है। यह मुख्य हॉल है। ये सुनकर यू रामू उत्सुक हो गई। उसने पूछा, पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या अनुचित है? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लुओजी को एक बार फिर 100 अंक की गंभीर क्षति महसूस हुई। हाँ, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन क्या मुख्य हॉल में स्वाभाविक रहना वाकई ठीक है? यू रामू, मुझे संदेह है कि तुम उस दुष्ट यू द्वारा मोहित हो गए हो। आप ऐसे निंदनीय शब्द बोल भी कैसे सकते हैं? जितना अधिक लुओजे ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। उसने तुरंत यून रामू को डांटने के लिए अपनी निगाहें उठाईं, लेकिन फिर उसने देखा कि वह पूरी तरह से शांत थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और उसके बाल जरा भी बिखरे हुए नहीं थे। क्या चल रहा है? पुरुषों से निपटना आसान होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को संभालना आसान होता है। कम से कम उसके बाल गंदे होने चाहिए। लुओजे को अचानक खुद पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी सुलेख का अभ्यास नहीं कर रहे थे? आपने अभी प्राकृतिक और सही के बारे में क्या कहा? लुओजी के गहन प्रश्न के उत्तर में यू रामू ने धीरे से कहा, कर्ज झुकाना स्वाभाविक और सही है। अभी ये यू ब्रेथ कंसीलमेंट पेंडेंट लेने आया था। यह मेरी शैतानी शक्ति को छुपाने की एक कलाकृति है। यह मूल रूप से उसका था। अब जब इसे इसके असली मालिक को लौटा दिया गया है तो ये बिल्कुल सामान्य है। लुओजी को तुरंत याद आया, वास्तव में जब यून रामू वापस लौटी तो उसने एक ऐसी कलाकृति पहन रखी थी जिसमें राक्षसी आभा छिपी हुई थी, और अब ये चला गया था तो ये यू सिर्फ हार वापस ले रहा था। उस मामले में ये वास्तव में स्वाभाविक और सही है। लुओजी के चेहरे को लगातार बदलते देखकर यू रामू को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पूछा, पिताजी, आप अभी क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस बैजहांग गांव के मामलों से ध्यान भटक गया है। हॉल मास्टर ली, जल्दी आओ। लुओजी ने तुरंत विषय बदल दिया और एक विचार के साथ उसने मेज पर मध्य महाद्वीप के इलाके का एक प्रेत मानचित्र पेश किया। ली नियानान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत इशारा करना शुरू कर दिया। संप्रदाय मास्टर, कई दिनों की जांच के बाद क्रिम्सन यिन क्लिफ का स्थान जुएटियन पर्वत श्रृंखला के भीतर है। यह इलाका जटिल है और इसे ढूंढना बेहद कठिन है। इसके अलावा मुख्य मुद्दा अफवाह ये है कि वन बॉक्सियांग गठन सरनी में एक विशेषज्ञ है। उसने जुएटियन पर्वत श्रृंखला के अधिकांश हिस्से को एक विशाल सरनी में बदल दिया है। अगर हम सीधा हमला करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद नुकसानदेह होगा। बैजहांग दाव, वह स्थान जहां ये यू और वे येओशन को पहले डा केबिस फूल इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। अब एल्डर सीटू जोविक्सिंग सहित विजियन पीक वंश सभी गिर गए थे। ये सब क्रिम्सन यिन क्लिफ के कार्यों के कारण था। एजोर क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में लुओजी को स्वाभाविक रूप से इसकी तह तक जाना था। मुझे मत बताओ कि यह कितना कठिन है। मैं चाहता हूं कि क्रिम्सन यिन क्लिफ इस महाद्वीप से पूरी तरह से गायब हो जाए, ठीक ब्लड डेमन संप्रदाय की तरह। लुओजी ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। इस क्षण में उन्होंने अंततः एक पवित्र भूमि के संप्रदाय नेता का आचरण प्रदर्शित किया।
दूसरी ओर ये यू एक बार फिर एजोर क्लाउड सेक्ट के बाहर पहुंचे। उन्होंने यिन फेजिंग को छुपाने वाला पेंडेंट फेंक दिया जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। याद रखें, आपके पास केवल 3 महीने हैं। यिन फेजिंग ने बात नहीं की, इसके बजाय उसने तुरंत कंसीलमेंट पेंडेंट पहन लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि इसने वास्तव में उसकी राक्षसी आभा को छिपा दिया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कितना असभ्य व्यक्ति है, एक धन्यवाद तक नहीं। अध्याय 144, वरिष्ठ बहन से न्याय की रक्षा करने के लिए कहना। यिन फेजिंग के चले जाने के बाद ये यू ने तुरंत 1000 साल पुराने प्राचीन एजोर क्रिस्टल को बाहर निकाला। शुद्ध एजोर क्रिस्टल के इतने बड़े टुकड़े को देखकर वे आशु की आंखें चौड़ी हो गईं। ये शोधन के लिए एक पवित्र सामग्री के रूप में पूजनीय थी। साधारण कृषक, यहाँ तक कि केवल एक छोटे से टुकड़े के साथ भी प्रसन्न होंगे। इतना बड़ा टुकड़ा, स्वाभाविक रूप से यह अमूल्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यिन फेजिंग ने अभी अभी इतना व्यथित व्यवहार किया था। ये यू ने वे आशु से कहा कि वह रिफाइनिंग को नहीं समझता है। वह चाहता था कि वह इस वस्तु को जू डिज़ाइन के पास ले जाए ताकि इससे कलाकृतियां बनाने वाले को ढूंढने में मदद मिल सके। वे आशु ने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें एक तलवार की कलाकृति बनानी चाहिए। इस तरह उसे हर दिन लोगों को काटने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये यू हंसे बिना नहीं रह सका। सचमुच ऐसा ही था। जब भी वे आशु आसपास होता, उसका दाहिना हाथ हमेशा आदतन तलवार की ओर बढ़ता। अब समय आ गया था कि उसकी अपनी एक कलात्मक तलवार हो। दोनों ने अपनी योजनाएं बनाई और वे आशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के एजोर क्लाउड संप्रदाय को तुरंत छोड़ दिया। 1000 साल पुराने प्राचीन एजोर क्रिस्टल को व्यक्तिगत रूप से 10,000 सोल्स हॉल में वापस ले जाना। इसके लिए उसने आज ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग से छुट्टी मांगने के लिए विशेष रूप से एक संचार पत्थर का भी इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि उसे बाहर जरूरी काम है। अप्रत्याशित रूप से ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग ली गुआंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। यहाँ तक कि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठों से कोई प्रश्न होंगे तो वह उसकी मदद करेगा। इस सीधे उत्तर ने वे आशु को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर एजोर क्लाउड संप्रदाय के द्वार पर ली गुआंग ने कॉल समाप्त करने के बाद तुरंत अन्य कनिष्ठ भाइयों से कहा, हमारे कानून प्रवर्तन हॉल को एकजुट रहना चाहिए। हालांकि यू रामू हमारे संप्रदाय की संत हैं, लेकिन इस मामले में मैं सिस्टर वे के साथ खड़ा हूँ। ये शब्द सुनकर सभी कनिष्ठ भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से वे सभी मानते थे कि वे आशु ये यू के साथ बाहर गया था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये यू को एजोर क्लाउड सेक्ट की ओर वापस उड़ते हुए देखा। ये देखकर ली गुआंग और अन्य शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। ये यू वापस कैसे आ सकता है? यदि हाँ, तो वी आशु कहाँ गया था? वुजी पीक पर। ये यू के लौटने के बाद वह तुरंत अपने कमरे में वापस नहीं गया। इसके बजाय वह वरिष्ठ बहन तोबा कियुए से मिलने गए। ये यू का विचार सरल था। वह चाहता था कि सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन हस्तक्षेप करे ताकि दूसरी वरिष्ठ बहन जीमुलिंग उसके प्रति अपना अजीब व्यवहार बंद कर दे। ईमानदारी से कहें तो जीमुलिंग में एक प्रकार की उच्च ठंडी द्विआयामी नायिका की भावना थी। ओटाकू के लिए ये बेहद प्रभावशाली था, लेकिन उसकी बढ़ती बोल्ड हरकतों ने ये यू को काफी असहज कर दिया था। इस स्थिति में होंगलुआन के आसपास नहीं होने पर ये यू को न्याय के लिए तोबा कियुए की तलाश करनी पड़ी। आखिरकार आप इसे जीवन भर टाल नहीं सकते। उस लकड़ी के घर में पहुंचकर जहां वह कभी रहता था, ये यू को काफी पुरानी यादों का एहसास हुआ। उन्होंने हल्के से अपने हाथ जोड़े और कहा, बड़ी बहन, मैं अपना सम्मान देने आया हूँ। जल्द ही दरवाजा खुला और अंदर से तोबा कियू की आवाज आई, जूनियर भाई अंदर आओ। ये सुनकर ये यू सीधे अंदर चला गया। उसने तोबा कियुए को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसके सामने एक मोटी किताब थी। चूंकि यह खुला था, ये यू शीर्षक नहीं देख सका। उन्होंने बस यह मान लिया कि यह किसी प्रकार की तकनीक थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि ये यू को तोबा कियू की आंखों पर पट्टी काफी अजीब लगी। आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ना वास्तव में देखने लायक दृश्य है। तोबा कियुए ने धीरे से पूछा, जूनियर ब्रदर, आज आपको यहाँ क्या लाया है? ये यू ने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। उसकी बात सुनने के बाद तोबा कियुए ने हल्के से कहा, अजीब व्यवहार। वे वास्तव में क्या हैं? ये यू एक पल के लिए रुका। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, उसे मेरे करीब रहना पसंद है और वह हमेशा मुझे सूंघना पसंद करती है। उसने जानबूझकर अपना लकड़ी का घर मेरे बगल में बनाया है और मुझे अपनी खिड़कियां भी बंद नहीं करने देंगे। सच तो यह है कि ऐसी बातें कहना कुछ हद तक शर्मनाक लगता है। इसे आसानी से आत्ममुग्धता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये हकीकत थी। ये सुनकर तोबा कियू बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, आपकी दूसरी वरिष्ठ बहन अपनी स्थिति के कारण अजीब व्यवहार कर सकती है, कृपया इस पर ध्यान न दें। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। स्टेटस? कौन सी स्टेटस? लगता है आप नहीं जानते। मैं और अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं बाद में मास्टर से आपको ये समझाने के लिए कहूंगा। जहां तक आपने उल्लेखित मामले का सवाल है, मैं इसे सुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब से तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। तोबा कियू के शब्दों ने ये यू को स्तब्ध कर दिया। क्या वरिष्ठ बहन सचमुच इतनी आतिथ्य सत्कार करने वाली है? कम विशाल लकड़ी के घर को देखकर ये यू का दिमाग कुछ छवियों को बनाने लगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। तोबा कियू धीरे से उठी और अपनी उंगलियां चटकाई। इस हरकत से ये यू हैरान रह गया। कुछ देर सांस लेने के बाद बाहर से किसी भारी वस्तु के जमीन से टकराने की आवाज आई। तोबा कियू ने मेज से किताब उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चल दी। ये यू भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने देखा, उसका लकड़ी का घर 5 मीटर दूर एक स्थान पर ले जाया गया था।
इसे वास्तव में भौतिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। हाँ, ये भी एक अच्छा उपाय है। सीनियर सिस्टर तोबा क्यू की सतर्क निगरानी में जी मुलिंग किसी भी तरह से लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जैसे ही ये यू अपना आभार व्यक्त करने वाला था, पहाड़ के नीचे से एक चीख सुनाई दी। बड़ी बहन, आप बहुत आगे जा रही हैं। जूनियर ब्रदर मेरे साथ ठीक से रह रहा था, तुमने उसका घर क्यों बदल दिया? तोबा क्यू ने गहरी आवाज में कहा। लिंग, इतने वर्षों के एकांत के बाद तुम वास्तव में साहसी हो गए हो। मुझ पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो। इन शब्दों के साथ पहाड़ के नीचे का क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। प्रभाव तत्काल था। ये यू ने ईमानदारी से अपने हाथ जोड़े और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन। कोई जरूरत नहीं। सेंटेस के साथ आपकी कहानी काफी दिलचस्प है। अगर ये सुविधाजनक हो तो मैं आपकी और कहानियां देखना चाहूंगा। कृपया दाओ उपदेश शिखर के शिष्यों के लिए कुछ सामग्री प्रदान करें। तोबा क्यू के चेहरे पर मुस्कुराहट का संकेत दिखा, लेकिन ये यू की अभिव्यक्ति अजीब सी हो गई। वरिष्ठ बहन, यू रामू के साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। क्या हम साथी शिष्य नहीं हैं? क्या तुम सच नहीं बोल सकते? तोबा क्यू आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, और तभी ये यू ने आखिरकार तोबा क्यू की किताब का कवर देखा। मेरे और संत के बीच की कहानियों का पूरा संग्रह। ये यू ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। क्या ये कभी न खत्म होने वाला है? इस दौरान पहाड़ के आधे रास्ते पर जी मुलिंग ने गुस्से से आग बबूला होते हुए गायब हो रहे लकड़ी के घर को देखा। वह बाहर आगे पीछे चली, फिर अचानक ऊपर देखा और खुद से बुदबुदाया, लिटिल यू, बस रुको, तुम देखोगे। रात हो जाना। ये यू अंततः शांत हो गया। उन्होंने ड्रीम सिमुलेशन सिस्टम में प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी। हर सपना आपके लिए एक नया जीवन है। नक्शा और अक्षर लोड हो रहा है। चयन पूरा हुआ। जैसे ही ये यू पूरी तरह से सपनों के दायरे में प्रवेश कर गया, एक आकृति अचानक उसके कमरे में दिखाई दी। वह तोबा क्यू थी, जिसने रेशम का रिबन पहना हुआ था। वह ये यू के पास आई और चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ की किताब अब बदलकर स्नेही कनिष्ठ भाई, कृपया दया करो हो गई थी। अध्याय 145, शुभकामनाएं। काल्पनिक निवेशक। लकड़ी के घर के अंदर तोबा क्यू काफी देर तक ये यू के बगल में खड़ी रही। उसकी भावनाएं काफी जटिल थीं। इस समय उसने अभी अभी मेरे और संत के बीच कहानियों का पूरा संग्रह पढ़ना समाप्त किया था। नाजुक भावनाओं और उच्च मधुर रोमांस के साथ पुस्तक का पहला भाग उत्कृष्ट रूप से लिखा गया था, लेकिन बाद के भाग में ये यू और सेंटेस के बीच का रोमांटिक रास्ता उतार चढ़ाव से भरा हो गया। इससे तोबा क्यू बहुत अप्रसन्न हो गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? मिठास को जारी क्यों नहीं रखा जाए? इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों जोड़ें? इसलिए तोबा क्यू उनके साथ बहस करने के लिए दाओ उपदेश शिखर पर गए और चाहते थे कि वे कथानक बदल दें। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, इससे पहले कि वो अपनी आलोचना शुरू कर पाती, एक नई प्रकाशित पुस्तक तोबा क्यू के हाथों में आ गई। ये पुस्तक थी स्नेही कनिष्ठ भाई, कृपया दया करो। सच कहें तो ये किताब पिछली किताब के उत्तरार्ध जितनी कठोर नहीं थी, लेकिन कहानी अभी भी तोबा क्यू को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने एक साहसिक निर्णय लिया, अपनी खुद की हाई शुगर रोमांस कहानी लिखने के लिए। नायक अभी भी ये यू और यू रामू होंगे। हालांकि अनुभव को बढ़ाने के लिए तोबा क्यू ने यहीं रहने का फैसला किया। एक प्यारी कहानी लिखते हुए ये यू को देखने का इरादा किया, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। सच कहूं तो इस कनिष्ठ भाई की उपस्थिति वास्तव में प्रभावशाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो संत को संभाल सकता था, लेकिन जी मुलिंग को उसके इतना करीब रहना क्यों पसंद है? तोबा क्यू बहुत हैरान थी। वह धीरे से सूंघते हुए ये यू के करीब झुकी। उसे कुछ भी विशेष असामान्य नहीं लगा, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी जी मुलिंग आम लोगों से अलग थे। शायद वो उन चीजों को सूंघ सकती थी जिन्हें दूसरे नहीं सूंघ सकते थे। गंध, अच्छा विषय। तोबा क्यू पालथी मारकर बैठ गई। उसने एक खाली नई नोटबुक निकाली और उस पर कुछ बड़े अक्षर लिखे। जूनियर भाई, मुझे आपकी खुशबू याद है। TSK, क्या नौटंकी है? बिल्कुल नौटंकी। तोबा क्यू बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उत्साहपूर्वक लिखना शुरू कर दिया। वो इतनी तल्लीन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसी समय घर के बाहर एक चुपके व्यक्ति बड़ी बेरुखी से उन्हें देख रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वुजी पीक का जी मुलिंग था। वो खिड़की के बाहर से अंदर का दृश्य देख रही थी। इतने गुस्से में थी कि वह अपने दांत पीसते पीसते तोड़ने वाली थी। ओह, तुम वरिष्ठ बहन हो। सही तौर पर नेक और कठोर, लेकिन पर्दे के पीछे खजाने को हड़पने का खेल खेला जा रहा है। अपमानजनक, सचमुच अपमानजनक। जी मुलिंग की सांसें तेज हो गईं। वह वास्तव में अभी कमरे में भागना चाहती थी, तोबा क्यू को हराना चाहती थी और फिर ये यू को पुनः प्राप्त करना चाहती थी, फिर से उसके करीब होना चाहती थी। लेकिन तर्कसंगतता के बचे हुए टुकड़े ने उसे बताया, ये केवल कल्पना में ही मौजूद हो सकता है। यदि उसने वास्तव में इस पर कार्रवाई की तो परिणाम निश्चित था। जी मुलिंग को केवल करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तोबा क्यू के भयानक तरीकों के बारे में सोचकर वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फिर भी उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने आखिरी बार अंदर के दृश्य को देखा, फिर मुड़ी और चली गई दृढ़तापूर्वक। साथ ही उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से एक निष्पक्ष लड़ाई में तोबा क्यू को हरा देगी और ये यू को पुनः प्राप्त करें। बिल्कुल, तोबा क्यू और जी मुलिंग क्या कर रहे थे, ये यू पूरी तरह से अनजान था। इस समय वह स्वप्न में पूरी तरह डूबा हुआ था। इस सपने के लिए प्रतिभा निवेश आपको मजबूत बनाता है। स्वर्ण निवेश आपको मजबूत बनाता है। आरंभ करने के बाद बाइंडिंग को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त लक्ष्य चुनें। सफल बंधन के बाद ये लक्ष्य स्वचालित रूप से एक निवेशित बन जाता है।
जितना अधिक आप निवेश करेंगे उतनी ही तेजी से आप मजबूत बनेंगे। निवेशकर्ता लोगों तक ही सीमित नहीं है। विकास को पोषित करने से अधिक संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। सौभाग्य फैंटेसी निवेशक। हिस एक स्वर्णिम प्रतिभा। ये स्थान बदलने जैसा था जो फेंगशुई बदलने के बराबर था। सीनियर सिस्टर तोबा क्यू के यहाँ की फेंगशुई काफी अच्छी है। जहाँ तक इस प्रतिभा का सवाल है, इसे सीधे तौर पर स्वर्णिम प्रतिभा के पोषण करने वाले प्रकार के रूप में लेबल किया जाता है। यह इसे और भी दिलचस्प बनाता है। इस समय ये यू ने पहले ही निवेशिती का लिंग निर्धारित कर लिया है। एक महिला परी। यह अवश्य ही कोई मादा परी होगी, अन्यथा किसी गुस्सेल बड़े आदमी के बारे में सोचकर उसमें निवेश करना पहले से ही काफी घृणित है। जरा ठहरिए, चूंकि निवेश केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य, राक्षस और भूत सभी स्वीकार्य हैं? जैसे ही ये यू इस पर विचार कर रहा था, अगले ही पल एक भयानक सक्शन बल आया। 0 वर्ष की उम्र में ये यू का जन्म पूर्वी सागर महाद्वीप के एक धनी परिवार में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता खेती नहीं करते थे, फिर भी वे काफी अमीर थे। उनका बचपन अत्यंत सौभाग्य और समृद्धि वाला रहा होगा। लेकिन उसी रात एक दुष्ट नौकरानी ने राजकुमार की जगह लोमड़ी ले लेती है वाला खेल खेला। वह अपने बच्चे को जागीर में ले आई, फिर छोटे ये यू को लकड़ी के बैरल में रखा और उसे नदी में बहा दिया। और खुद को आश्वस्त करने के लिए वो बुदबुदाया, छोटे युवा गुरु, आपका भविष्य कैसा होगा यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। शायद आपको कोई अमीर परिवार गोद ले लेगा। तो ये पुराना नौकर वास्तव में आपकी मदद कर रहा है। बैरल में लेटे हुए ये यू ने नौकरानी के पूर्वजों को हार्दिक बधाई देना शुरू किया। मेरी मदद कर रहे हो, आप अपने ही बेटे को बैरल में बैठकर बहने क्यों नहीं देते? और वह तो एक नवजात शिशु है। आप सचमुच दुर्भावनापूर्ण हैं। बस रुको, अगर मुझे जीवित रहने का मौका मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे जैसे ये यू के श्राप जारी रहे, लकड़ी का बैरल दूर और दूर चला गया, शहर के बाहर तैरता हुआ। घन काली रात के आसमान को देखकर ये यू का दिल समुद्री भोजन बाजार में मछली के चाकू की तरह ठंडा हो गया। क्या सचमुच 0 साल के बच्चे को इसका सामना करना चाहिए? ये यू बहुत संकट में था। विशेष रूप से यह सोचकर कि स्वर्णिम प्रतिभा का अभी तक उपयोग नहीं किया गया था, संकट दोगुना हो गया था। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक बहता रहा। ये यू पहले से ही भूखा था। इसी समय उसने अचानक देखा कि बैरल उठाया जा रहा था। ये यू को घबराहट महसूस हुई। इस दुनिया में आपका सामना हर तरह के लोगों से हो सकता है। यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिले तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर किसी राक्षस साधक से सामना हो जाए तो उसे भूतिया बच्चा बनाना भी संभव है। यही कारण है कि ये यू इतना चिंतित है। जल्द ही एक मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा सामने आया। ये यू भयभीत होकर हौंफने लगा। बिना बोलने की आवश्यकता, बिना किसी जादू का उपयोग किए, केवल इस चेहरे के आधार पर ये यू निश्चित हो सकता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से एक राक्षस कृषक था। नहीं, सटीक होने के लिए उसे राक्षस भगवान कहा जाना चाहिए। अरे, बहुत रात हो गई है और उसकी आंखें अभी भी चमक रही हैं। क्या आप सच में भूखे हैं सर? अगर अगले ही पल बूढ़ा आदमी उसे काट ले तो ये यू को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। धिक्कार है, स्वर्ग प्रतिभाओं से ईर्ष्या करता है, मेरा भाग्य बर्बाद हो गया है। क्योंकि उसने सपने में जो दृश्य देखा था, ये यू की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी, उसकी सांसें भी तेज हो गईं। इस बीच तोबा किए, जो उत्साहपूर्वक लिख रहे थे, ने अवचेतन रूप से सोचा कि इस छोटे कनिष्ठ भाई को कोई बुरा सपना आ रहा होगा। इसलिए एक पल की झिझक के बाद उसने ये यू की छाती को धीरे से थपथपाया, उसे शांत करने की कोशिश की। चमत्कारिक ढंग से केवल 2 सांसों के भीतर ये यू की भौहें शिथिल हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। ये देखकर तोबा क्यू ने अपने दिल में उपलब्धि की भावना महसूस करते हुए मुस्कुराहट प्रकट की। अध्याय 146 निवेश के लिए मेरा रास्ता मत रोको। 5 साल की उम्र में ये यू लोट संप्रदाय के अंदर बैठ गए। वह शून्यता से दूर तक देखता रहा। उसके बगल में एक युवा लड़की थी जो निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था कर रही थी। 5 साल पहले उस रात उस बूढ़े व्यक्ति ने न केवल ये यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उसे वापस भी ले आया और उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की। बाद में ये यू को पता चला कि इस बूढ़े व्यक्ति का नाम गेंग हेशेंग था। एक ऐसा नाम जिसमें मछुआरे की प्रबल भावना थी। हेशेंग समुद्र के किनारे पैदा हुआ, सरल, सीधा और समझने में आसान। गेंग हेशेंग को भी यह नाम बहुत पसंद नहीं आया। इस प्रकार वह अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि यदि ये यू बाहर जाएं या मेहमान हो तो उन्हें मास्टर गेंग कहा जाना चाहिए। इससे कुछ अधिक प्रतिष्ठा जुड़ती हुई प्रतीत हुई। गेंग हेशेंग कोई राक्षसी कृषक नहीं था, वह नेक रास्ते से आया है। वह अपने शुरुआती वर्षों में एक छोटे संप्रदाय में शामिल हो गए थे, लेकिन उच्च अधिकारियों को नाराज करने के बाद वह वहां नहीं पहुंच सके और निर्णायक रूप से चले गए। उनकी प्रतिभा को अत्यंत साधारण ही कहा जा सकता है। 280 वर्षों की खेती के बाद वह केवल अंतिम स्थापना चरण में थे। कम साधना स्तर के बावजूद उनकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थीं। 10 साल पहले गेंग हेशेंग को अचानक एक विचार आया और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना के लिए सीधे एक पहाड़ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे लोट संप्रदाय नाम दिया। उन्होंने संप्रदाय की स्थापना की और इसके प्रमुख बने। हालांकि 10 साल के विकास के बाद उन्होंने केवल 2 शिष्यों को स्वीकार किया। ये यू के सामने एक युवा लड़की थी जिसका नाम सु याओ था। दूसरा ये यू था। 2 कम उम्र के बच्चे, साथ में 200 साल पुराने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर। इससे एक संप्रदाय का गठन हुआ। इसके बारे में बात करने के लिए ये वास्तव में थोड़ा हास्यास्पद था।
और इन 5 वर्षों में ये यू ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि किसमें निवेश करना है, बल्कि उसके पास निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस सुबह उसके पास एक बिना खाए रोटी के अलावा कुछ नहीं था। केवल 5 साल की उम्र में ये यू भोजन के बिना अपना गुजारा नहीं कर सकता था। तो अब तक सु याओ व्यक्तिगत रूप से उसके लिए खाना बनाती थी। सु याओ का पाक कौशल उत्कृष्ट था। भले ही गेंग हेशेंग पहले ही फाउंडेशन प्रतिष्ठान में पहुंच चुके थे और बिना भोजन के खुद को जीवित रख सकते थे, वह अक्सर उनके साथ खाना खाने आते थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोटी कितनी स्वादिष्ट थी, यह अभी भी सिर्फ एक रोटी थी, खेती नहीं। इससे ये यू काफी असुरक्षित महसूस कर रहा था। 1 मिनट रुके, किसने कहा कि बन एक निवेश नहीं हो सकता? ये सोचते हुए ये यू ने तुरंत सु याओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि ये युवा लड़की अभी छोटी थी, ये पहले से ही स्पष्ट था कि वह एक उत्कृष्ट सुंदरता बन रही थी। भविष्य में जब वो बड़ी होगी तो निस्संदेह बहुत सुंदर होगी। ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये यू ने अपना मन बना लिया और सु याओ को अपने निवेशकर्ता के रूप में सफलतापूर्वक जोड़ा। इसका मतलब यह नहीं था कि सु याओ के साथ कुछ होना चाहिए, लेकिन चूंकि उसे चुनने का अधिकार था तो उसने कुछ ऐसा क्यों नहीं चुना जो देखने में अच्छा लगे। इस तरह जब वो उसे देखेगा तो उसे अपने निवेश के बारे में बेहतर महसूस होगा। बंधन पूरा करने के बाद ये यू तुरंत सु याओ के पास गए और कहा, वरिष्ठ बहन, आपने कड़ी मेहनत की है। रोटी खाएं, थोड़ा पानी पिएं और आराम करें। सु याओ ने एक संतुष्टिपूर्ण मुस्कान प्रकट की। बन और पानी की बोतल लेते हुए बोली, धन्यवाद जूनियर भाई। सु याओ पालथी मारकर बैठ गई और कुछ घूंट पानी पीकर जल्दी से बन खत्म कर लिया। निवेश पूरा, बन और पानी। इस अधिसूचना ध्वनि को सुनकर ये यू का मूड काफी बेहतर हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ भी निवेश हो सकता है, यहाँ तक कि बन और पानी भी अपवाद नहीं है। ये यू अपने दिल में इसका इंतजार करने लगा। इनाम क्या होगा? निवेश पूरा, कैशबैक 3 गुना, 3 बंस और 2 लीटर पानी। अगले सेकंड में ये यू को अचानक परिपूर्णता की तीव्र अनुभूति महसूस हुई। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा लाल हो गया। इतना भरा हुआ। ये यू की असामान्य स्थिति को देखते हुए सु याओ जल्दी से पूछने के लिए आगे आई, जूनियर भाई आपको क्या हुआ है? वरिष्ठ बहन, मैं हिच में ठीक हूँ। ये यू को लगातार कई बार डकार आई। वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से इस प्रतिभा में कोई बग नहीं है। शुक्र है, निवेश सिर्फ एक बन था। यदि वे 2 होते तो क्या मुझे मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता? 18 साल की उम्र में ये यू वयस्कता तक पहुंच गया था और वरिष्ठ बहन सु याओ और भी अधिक सुंदर और मनमोहक हो गई थी। बौद्धिक सुंदरता झलक रही थी। वह धीरे बोलती थी और बहुत जानकार थी। उसने मास्टर गेंग द्वारा सिखाई गई सभी खेती तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। पिछले महीने वह सीधे फाउंडेशन स्थापना चरण में भी आगे बढ़ी। इससे मास्टर गेंग को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। इसके विपरीत ये यू कुछ हद तक सामान्य लग रहा था। वह अभी भी क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के शुरुआती चरण में था। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसकी प्रतिभा हाथ में होने के कारण जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसमें वह निवेश कर सकता है, वह निश्चित रूप से महान ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 19 साल की उम्र में ये यू ने मास्टर गेंग को कुछ स्पिरिट स्टोन देने के लिए परेशान किया। मास्टर गेंग ने अनिच्छा से 3 स्पिरिट स्टोन निकाले। उन्हें ये यू को सौंपने के बाद वह धैर्यपूर्वक उसे सलाह देना नहीं भूला, जब आप अपनी खेती में किसी बाधा पर पहुंच जाएं तो उनका उपयोग करना सबसे अच्छा है। आखिरकार ये चीजें आसानी से नहीं मिलती। वास्तव में एक फाउंडेशन स्थापना कृषक के लिए 3 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ही उसके पास हो सकते हैं। ये यू ने ईमानदारी से वादा किया कि वो उनका सावधानी से उपयोग करेगा। फिर भी वह तुरंत सु याओ को खोजने के लिए पीछे मुड़ा और 3 स्पिरिट स्टोन उसे सौंप दिए। शुरुआत में सु याओ ने ये कहते हुए दृढ़ता से इनकार कर दिया कि वो संभवतः उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। ये वही हैं जो गुरु ने तुम्हें सौंपे हैं, मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ? ये यू मौके पर ही चिंतित हो गए। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो मुझे और अधिक स्पिरिट स्टोन कैसे मिल सकते हैं? महिला, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि स्थिति से बेखबर न रहें और मेरी खेती को अवरुद्ध न करें। बेशक ये ऐसे शब्द थे जिन्हें ये यू कभी जोर से नहीं कह सकते थे। हर संभव तरीके से उसे मनाने की कोशिश करने के अलावा वास्तव में कोई अन्य अच्छा तरीका नहीं था। अंत में सु याओ ने 3 स्पिरिट स्टोन स्वीकार कर लिए। उसने वादा किया कि जब वो भविष्य में पहाड़ से नीचे जाएगी तो वह और अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित करेगी और उन्हें ये यू को लौटा देगी। ये यू को इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। निवेश पूरा, कैशबैक 80 गुना। इस नंबर ने ये यू को बहुत खुश कर दिया। इससे ये भी साबित हुआ कि कैशबैक मल्टीपल तय नहीं था। टीएस, ये सचमुच एक सौभाग्य है। 240 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, क्या आप उन्हें अभी प्रकट करना चाहते हैं? ये यू ने निर्णायक रूप से नहीं चुना। इतने सारे स्पिरिट स्टोन निश्चित रूप से पूरे लोड संप्रदाय के लिए एक बड़ा सौभाग्य थे, लेकिन फिलहाल ये यू के पास स्टोरेज रिंग नहीं है। एक बार 240 स्पिरिट पत्थर प्रकट हुए तो यह निश्चित रूप से सु याओ के संदेह को जगा देगा। तो ये यू तुरंत पहाड़ से नीचे चला गया और लापरवाही से इधर उधर घूमने लगा। फिर उसने मास्टर गेंग की चादर ली और 240 स्पिरिट पत्थरों को लपेट दिया। फिर वो उन्हें वापस पहाड़ पर खींच ले गया। ईमानदारी से कहूँ तो वे वास्तव में भारी थे। ये यू पूरी तरह से थक गया था। उसने मास्टर गेंग की चादर भी सफलतापूर्वक फाड़ दी।
जब मास्टर गेंग और सू याओ ने इतने सारे स्पिरिट स्टोन देखे तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पूछा कि वे कहाँ से आए हैं। ये यू ने शांति से उन्हें बताया, मैंने उन्हें पहाड़ के नीचे से उठाया था। यह मत सोचो कि यह अनुचित है, शायद मैं भाग्य की संतान हूँ। सू याओ इस कथन से चकित थी, लेकिन मास्टर गेंग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। एक निर्दोष व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता है, लेकिन रत्न रखने से परेशानी होती है। उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझा, इसलिए वह चाहता था कि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए ये यू उन्हें वहीं वापस रख दे जहां उसने उन्हें पाया था। ये यू के माथे पर अचानक एक काली रेखा आ गई। बूढ़े आदमी, तुम जैसे लोगों की किस्मत में अमीर नहीं बनना लिखा है। मैं पहले ही बहुत सारे स्पिरिट स्टोन वापस ले जा चुका हूँ। तुम्हें किस बात का डर है? यदि आप उनका उपयोग करने का साहस नहीं करते हैं तो मत बोलें। निवेश के लिए मेरे रास्ते को अवरुद्ध न करें। अध्याय 147 वरिष्ठ बहन सर्वश्रेष्ठ है। बाद में ये यू ने बार बार मास्टर गेंग को आश्वासन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस क्षेत्र में उन्होंने स्पिरिट स्टोन की खोज की उसके आसपास किसी भी खेती करने वाले का कोई निशान नहीं था, बिल्कुल सुरक्षित और चिंता मुक्त। इसके अलावा चूंकि ये स्वर्ग से अप्रत्याशित वर्षा थी तो इसका उपयोग संप्रदाय की खेती के लिए क्यों न किया जाए। आखिरकार मास्टर गेंग ये यू की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने इस मामले में अब और हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा, चूंकि स्पिरिट पत्थरों का ये जत्था ये यू द्वारा वापस लाया गया था, इसलिए उन पर सारा नियंत्रण ये यू के हाथों में होगा। वो उन्हें अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकता था। ये यू ने तुरंत मास्टर गेंग के ठीक सामने सभी स्पिरिट स्टोन्स को सीनियर सिस्टर सू याओ को सौंप दिया। इस स्थिति को देखकर सू याओ काफी चौंक गई और उसने तुरंत इनकार करते हुए अपने हाथ हिला दिए। लेकिन ये यू बहुत दबंग थी और उसे मना नहीं करने देती थी। उसने जबरदस्ती सू याओ को स्पिरिट स्टोन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। फिर भी इसके बाद इनाम की परिचित आवाज नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि 200 से अधिक स्पिरिट पत्थर बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। उस रात ये यू तारों भरे आकाश के नीचे अकेला बैठा था। मर्दाना आदमी चिल्लाया, ये पता चला है कि निवेशकर्ता को कैशबैक निवेश देने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। ये वास्तव में खामियों के किसी भी शोषण की अनुमति नहीं देता है, वास्तव में अत्यधिक। जब ये यू उदास महसूस कर रहा था, उसके सामने नूडल्स का एक गर्म कटोरा रखा गया था। ये यू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये सू याओ थी जो आई थी। जूनियर ब्रदर, मेरे प्रति इतना दयालु होने के लिए धन्यवाद। ये यू ने मुस्कुराते हुए मन से नूडल्स खाना शुरू कर दिया। वे वास्तव में स्वादिष्ट थे। केवल अच्छा भोजन ही दिल को गर्म कर सकता है। गर्म नूडल्स का कटोरा खत्म करने के बाद ये यू को लगा कि उसकी लड़ाई की भावना फिर से जाग गई है। उन्होंने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ बहन, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। भविष्य में मेरे पास जो भी अच्छी चीजें होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। चांदनी की रोशनी में दोनों आकृतियां एक साथ करीब बैठी थीं। इस बीच सपने के बाहर लकड़ी की झोपड़ी के अंदर ये यू अभी भी सो रही थी। धीरे से बुदबुदाई, बड़ी बहन, आप सबसे अच्छी हैं। भविष्य में मेरे पास जो भी अच्छी चीजें होंगी मैं उन्हें आपको दे दूंगी। इस कथन ने तोबा कियुए को, जो उसके बगल में था, पूरी तरह से कांप दिया। उसने अविश्वास से ये यू की ओर देखा। उसका जूनियर भाई अचानक ऐसा क्यों कहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने जी मुलिंग के साथ उसकी मदद की वह सोचता है कि वो वास्तव में अच्छी है? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन वाक्य के उत्तरार्ध से उनका क्या तात्पर्य था कि उसके पास जो भी अच्छी चीजें हैं वो उसे दे देगा? एक सामान्य सीनियर जूनियर रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। तोबा कियुए ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। एक महिला पाठक के रूप में जिसे रोमांस उपन्यास पसंद है, वह कई चीजों की कल्पना कर सकती है। इस हद तक कि अवचेतन रूप से इस वाक्य की व्याख्या एक युवा व्यक्ति की शर्मीली स्वीकारोक्ति के रूप में की गई। अन्यथा वह सारी अच्छी चीजें अकेले उसे क्यों देना चाहेगा? उन्हें मास्टर होंगलुआन को क्यों नहीं दिया गया? आह जूनियर भाई, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक पल के लिए तोबा कियू ने उन उपन्यासों में मधुर प्रेम के बारे में भी सोचा, और हीरो हीरोइन एक साथ रहने के बाद प्यार के लिए क्या क्या करते हैं। उस पल में तोबा कियुए का सुंदर चेहरा लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी गुलाबी रंग की प्यारी छटा में बदल गए। ये सचमुच मनमोहक था। पलक झपकते ही 30 साल बीत गए। ये यू ने फाउंडेशन स्थापना चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद उसने जो पहला काम किया वह पहाड़ से नीचे उतरना और अपने मूल परिवार में लौटना था, जहां उसने नौकरानी के बेटे को उसके सामने ही मार डाला। फिर उसने नौकरानी के हाथ पैर बांध दिए और उसे झरने में बहते हुए भेज दिया। जहां तक जीवन या मृत्यु का प्रश्न है, इसे भाग्य पर छोड़ दिया गया है। हालांकि नौकरानी की किस्मत उतनी मजबूत नहीं लग रही थी, वह झरने में मर गई। इस बात को लेकर ये यू काफी निराश था। वह शुरू में थोड़ी देर और देखना चाहता था, लेकिन उसे इतनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। कितना उबाऊ है। जहां तक पिता पुत्र के पुनर्मिलन की बात है, तो ऐसा घिसा पिटा दृश्य ये यू द्वारा स्वचालित रूप से छोड़ दिया गया, क्योंकि वह सीधे लोड संप्रदाय में लौट आए। इस समय के दौरान सू याओ अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ इधर उधर नहीं बैठी और आसानी से गोल्डन कोर दायरे तक पहुंच गई। ये यू और सू याओ की प्रगति देखकर मास्टर गेंग को संतुष्टि महसूस हुई। यही वर्ष था जब ये यू ने पहाड़ पर उतरने और अपना नाम बनाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास वास्तव में कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरे दिन लोड सेक्ट पर्वत पर रहने का मतलब था कि वहां कोई अवसर नहीं था, न ही सू याओ के लिए निवेश करने के लिए कोई वस्तु थी। तो पहाड़ पर रहना ठहराव के बराबर था।
इस जीवन में स्वर्णिम प्रतिभा को बर्बाद होने से बचाने के लिए ये यू को आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा वो लंबे समय से इसकी योजना बना रहा था। उसने पहले नहीं छोड़ा था क्योंकि उसकी खेती का स्तर बहुत कम था। अब जब वो फाउंडेशन स्थापना चरण में था तो उसमें आत्मसंरक्षण की थोड़ी क्षमता थी। स्वाभाविक रूप से वह इंतजार जारी नहीं रख सका। सू याओ ये यू से अलग होने के लिए बेहद अनिच्छुक थी। आखिरकार वे इतने सालों से दिन रात एक साथ थे। अचानक अलगाव वास्तव में हृदयविदारक था। मास्टर गेंग ने भी निर्णय लिया कि अब पहाड़ से नीचे उतरने का समय आ गया है। एक संप्रदाय गुरु के रूप में उन्हें अपने शिष्यों के लिए कुछ वापस लाने की जरूरत थी। यह उनकी जिम्मेदारी थी। मास्टर गेंग और ये यू के एक साथ पहाड़ से नीचे जाने के बाद उन्होंने एक साथ उद्यम करने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से विकास करना चुना। कारण सरल था, मास्टर गेंग के रहते हुए ये यू वास्तव में खुद को ढीला नहीं छोड़ सकता था। यही एकमात्र रास्ता था। लोट्स पर्वत की तलहटी में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अगले 100 वर्षों तक ये यू ने अवसरों की तलाश की, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने एकत्र किए, कलाकृतियां, तकनीकें, आध्यात्मिक पत्थर इत्यादि एकत्र किए। हर बार जब वह एक निश्चित राशि जमा करता था तो ये यू लोट्स माउंटेन लौट आता था और सब कुछ सू याओ को दे देता था। निरंतर प्रयोग के माध्यम से ये यू ने अपनी निवेश प्रतिभा की क्षमता को भी समझा। प्रत्येक निवेश पर निवेश की गई राशि का यादृच्छिक गुणज वापस आएगा। अब तक सबसे बड़ा निवेश रिटर्न एक तकनीक थी। इसे असंख्य सरणी आरेख कहा जाता है। यह एक उच्च श्रेणी की हुआंग स्तरीय तकनीक थी। तकनीक के स्तर उच्चतम से निम्नतम तक, स्वर्ग, पृथ्वी, हुआंग, हुआंग। प्रत्येक स्तर को आगे उच्च, मध्य और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया है। सू याओ को ये तकनीक देने के बाद ये यू को निवेश पर 320 गुना रिटर्न मिला। उन्होंने एक स्वर्ग स्तरीय उच्च श्रेणी की तकनीक इटर्नल स्टार डायग्राम हासिल की। इस तकनीक में सभी चीजों का सार समाहित है और अगर इसमें महारत हासिल हो जाए तो यह न केवल दुनिया में किसी भी संरचना को देख सकती है, बल्कि यह बिना किसी निर्माण सामग्री के केवल सितारों की शक्ति का उपयोग करके किसी भी वांछित संरचना को तैयार कर सकती है। टीएस्क। यह एहसास बहुत ही उत्साहवर्धक था। ये यू ने कभी नहीं सोचा था कि निवेश की खुशी इतनी अपार हो सकती है। विशेष रूप से जब सटीक इनाम अज्ञात था तो अपेक्षा का अवचेतन स्तर हमेशा रहेगा। यदि पुरस्कार अपेक्षाओं से अधिक हो गया तो ये परम आनंद का क्षण था। इसके अलावा इस प्रतिभा का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि निवेश से प्राप्त तकनीकों को व्यक्तिगत खेती की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि सू याओ ने असंख्य सरणी आरेख की खेती की तो यह ऐसा था मानो ये यू शाश्वत सितारा आरेख की खेती कर रहा हो। उसने जितनी खेती की वो ये यू की खेती की मात्रा के बराबर थी। जब तक सू याओ असंख्य सारणी आरेख को पूर्ण कर सकता है, ये यू का शाश्वत सितारा आरेख स्वचालित रूप से पूर्णता तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि एक दिन के अभ्यास के बिना भी। धोखा देने वाले को क्या परिभाषित करता है? यही वास्तव में एक धोखेबाज को परिभाषित करता है। इस सुविधा का पता चलने पर ये यू पूरे 1 महीने तक सू याओ के साथ रही और यह सुनिश्चित किया कि उसने मन की शांति के साथ जाने से पहले असंख्य एरे आरेख को पूरा कर लिया। तकनीकों के अलावा सबसे संतोषजनक हिस्सा स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने थे। जब तक सू याओ को ये खजाने दिए गए, प्रतिभा सफलतापूर्वक सक्रिय हो जाएगी। न केवल उन्हें उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होंगे, बल्कि सू याओ की सफलताओं का श्रेय यू के योगदान को भी दिया जाएगा। ये यू को और भी अधिक साधना पुरस्कार प्राप्त होंगे। इसलिए 100 वर्षों के बाद सू याओ पहले ही दिवंगत आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुका था, दिव्य परिवर्तन क्षेत्र से केवल एक कदम दूर। जहां तक ये यू का सवाल है, उसने बहुत पहले ही एक मोड़ पर आगे निकलने की उपलब्धि हासिल कर ली थी और सफलतापूर्वक दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। यदि वो इसी गति से चलता रहा तो ये यू कुछ 100 वर्षों के भीतर एक बार फिर स्वर्गारोहण क्षेत्र में पहुंच जाएगा और स्वर्गीय क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अध्याय 148। आप निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएंगे। स्वर्गलोक के बारे में सोचते हुए ये यू को बहुत चिढ़ महसूस हुई। पिछली बार अपनी स्वर्णिम प्रतिभा की मदद से वह अंततः स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पैरों को स्थिर कर पाता और आसपास का निरीक्षण कर पाता, उसे तुरंत किसी ने बाहर निकाल लिया। ये स्थिति किसी को भी बेहद परेशान कर देगी। तो ये यू ने पहले से ही आगे की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उनका इरादा अधिक सुरक्षात्मक कलाकृतियों को खोजने और उन्हें सू याओ में निवेश करने का था। उम्मीद है बदले में उसे कुछ उच्च श्रेणी की रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियां मिल सकती हैं। बेशक अगर उसे एक अर्धमर कलाकृति मिल सके तो यह और भी बेहतर होगा। इस बार ये यू ने फिर से स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से सशस्त्र होने का दृढ़ संकल्प किया था। हालांकि इस समय सबसे जरूरी काम सू याओ में निवेश करने के लिए अधिक मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करना था। ऐसा करने से वह मजबूत बनेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जैसे जैसे ये यू की ताकत मजबूत होती गई, खेती के तरीके, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने और कलाकृतियां जिन तक वो पहुंच सकता था और अधिक उन्नत हो गईं। इस यात्रा के दौरान ये यू को 1000 साल पुराना खंडित ज़ेड सफेद फल और एक उच्च श्रेणी का वस्त्र प्राप्त हुआ। इन 2 वस्तुओं को हासिल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जैसे ही ये यू ने उन्हें प्राप्त किया, वह उन्हें सू याओ को देने के इरादे से लोट संप्रदाय में वापस आ गया। वापस जाते समय ये यू का सामना अपने मास्टर गेंग से हुआ। उनके इस विनम्र गुरु ने इतने वर्षों के बाद अपनी खेती को लगातार आगे बढ़ाया था, केवल एक मामूली दायरे में सुधार किया था। ये यू को इतनी धीमी गति चमत्कारी लग रही थी,
लेकिन वास्तव में खेती की दुनिया में 99% से अधिक किसान मास्टर गेंग की तरह थे। केवल लगातार कड़ी मेहनत के माध्यम से ही वे एक छोटा कदम भी आगे बढ़ा सके। आखिरकार हर कोई ये यू जैसा नहीं था, जो एक प्रणाली और जन्मजात प्रतिभा दोनों से संपन्न था। फिर भी जब भी मास्टर गेंग किसी यात्रा से लौटते थे तो वे हमेशा ये यू और सू याओ के लिए कुछ चीजें वापस लाते थे। हालांकि ये यू को अब इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। जब तक मास्टर गेंग उन्हें पेश करता, वो खुशी से स्वीकार कर लेता और गर्मजोशी से कहता, धन्यवाद बूढ़े आदमी। और मास्टर गेंग ये यू को डांटते हुए मुस्कुरा देंगे। वास्तव में ये यू अच्छी तरह से जानता था कि मास्टर गेंग की सभी पेशकशें कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थीं। चाहे वे कितने भी महत्वहीन क्यों न लगे, उसे उन्हें स्वीकार करना ही होगा। तभी यह मास्टर महसूस कर सका कि वह उपयोगी था, जिससे उसे बहुत खुशी होगी। उसे कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्यथा यदि वो एक कृषक के लिए अपनी प्रेरणा खो देता है तो वह बर्बादी का मार्ग होगा। इस जीवनकाल में उन्नति का कोई मौका नहीं छोड़ना। ये जानना महत्वपूर्ण है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का जीवनकाल बहुत लंबा नहीं होता है। यदि वह गोल्डन कोर चरण तक नहीं पहुंच पाता है तो मास्टर गेंग ये यू के साथ अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। वे दोनों एक साथ लोड संप्रदाय में लौट आए। पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला काम सू याओ का नाम पुकारना किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे ये यू और मास्टर गेंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पिछले 100 वर्षों में चाहे वे कितनी भी बार बाहर गए हों, सू याओ हमेशा लोड संप्रदाय के भीतर रहे, खेती करते रहे, कभी नहीं गए। समय के साथ ये यू और मास्टर गेंग को यह आभास हुआ कि चाहे वे जब भी लौटे, सू याओ चुपचाप वहां इंतजार कर रहे होंगे। तो इस बार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली? ये यू और मास्टर गेंग ने तुरंत चारों ओर खोजना शुरू किया। आखिरकार सू याओ के कमरे के अंदर उन्हें 2 पत्र मिले। उनके नाम ये यू और गेंग हैशेंग उन पर स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। नाजुक लिखावट को देखते हुए ये निस्संदेह सू याओ का अपना हाथ था। ये यू ने जल्दी से अपना लिफाफा उठाया और उसे पढ़ने लगा। जूनियर भाई, मुझे कुछ समय के लिए दूर जाना है। इतने वर्षों में आपने मुझे जो मदद दी है उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। अगर मैं चीज़ों का ध्यान रखने में कामयाब हो गया तो मैं वापस आऊंगा और आपको एक रहस्य बताऊंगा। कृपया मेरी प्रतीक्षा करें, ठीक है? पत्र की सामग्री को पढ़ने पर ये यू ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। सू याओ जा रहा है? ये कैसे हो सकता है? उन्हें अब अपने निवेश का मार्ग कैसे जारी रखना चाहिए? ये सचमुच अजीब था। तभी मास्टर गेंग अचानक झुक गए और एक नज़र अपने पत्र की सामग्री पर डाली। उसने खट्टे स्वर में कहा, ओह, उसने तुम्हारे लिए जो पत्र लिखा है वो काफी लंबा है। ये यू ने असमंजस में पूछा, क्या इसे लंबा माना जाता है? मास्टर गेंग ने कुछ नहीं कहा। ये यू को दिखाने के लिए चुपचाप अपना पत्र खोला। ये यू द्वारा इसे पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से चुप हो गया, क्योंकि मास्टर गेंग को लिखे पत्र में केवल कुछ सरल शब्द थे। मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। एक बात कहनी है, मास्टर गेंग के लिए पत्र वास्तव में संक्षिप्त और सारगर्भित था। ये यू लिफाफा पकड़े हुए धीरे धीरे बाहर चला गया, अपने आसपास के परिचित परिवेश को देखते हुए। उनकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। सू याओ के जाने से उनकी सभी योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गईं। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुख्य मुद्दा ये था कि उसने कोई समय सीमा भी निर्दिष्ट नहीं की थी। इससे संकेत मिलता है कि स्थिति अत्यधिक अप्रत्याशित थी। ये कुछ दिन या शायद कुछ महीने, यहाँ तक कि साल भी हो सकता है। तो इस दौरान ये यू को क्या करना चाहिए? उसने मास्टर गेंग की ओर अपनी निगाहें घुमाई, ये देखने की उम्मीद में कि क्या वह बाइंडन को किसी अन्य व्यक्ति से बदल सकता है। अगले ही पल अधिसूचना ध्वनि तुरंत बजी। बंधन संभव नहीं। दरअसल नियमों के बाहर की चीजें किसी भी तरह की खामी नहीं होने देती। वह केवल एक ही व्यक्ति से बंध सकता था और इसे बीच में नहीं बदल सकता था। ये सचमुच हृदय विदारक है। मास्टर गेंग अपने पैर क्रॉस करके पास बैठे और शांति से बोले, कभी कभी जब लोग आसपास होते हैं तो हम उन्हें हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। लेकिन जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमें एहसास होता है कि बहुत समय बीत गया है। अनकहे रह गए शब्द दिल में ही छुपे रह सकते हैं। इस भावना को सहन करना बहुत कठिन है। ये यू की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। मास्टर जी को क्या हुआ? निष्क्रिय बूढ़े चेहरे ने अचानक भावनात्मक ज्ञान से भरपूर कुछ कहा। ये वास्तव में लोगों को विरोधाभास की एक मजबूत भावना देता है। मास्टर, अगर ये पृथ्वी होती तो मैं आपको मौके पर ही पदार्पण करने की सलाह देता। आप निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये यू की जटिल निगाहों को देखकर मास्टर गेंग की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे इस तरह मत देखो। युवावस्था का अनुभव किसने नहीं किया? मेरी युवावस्था में प्यार भी भावुक और तीव्र था। एक अनुभवी व्यक्ति के दृष्टिकोण से मैं आपको सलाह देता हूँ, यदि आप उस लड़की सू याओ को दोबारा देखते हैं तो बहादुर बने और अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। उसे लंबे समय से आपके कबूलनामे का इंतजार करना चाहिए था। ये यू ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये फिर से कबूल करने के बारे में क्यों है? मास्टर, बेतरतीब ढंग से मंगनी मत करो। मास्टर गेंग हंसे और बोले, फिर भी इनकार कर रहे हैं। यदि आपको सू याओ पसंद नहीं है तो आपने उसे वह सब कुछ क्यों दिया जो आपने बचपन से हासिल किया है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? सौहार्द के बारे में बात मत करो। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। पसंद करना है। स्वीकार करने में डरने की क्या बात है? बस खुलकर कबूल करो। मैंने गुप्त रूप से देखा है कि जब भी आप आसपास होते हैं, सू याओ की निगाहें आपको कभी नहीं छोड़ती। वो लड़की भी निश्चित रूप से आपको पसंद करती है।
वो बस आपके कबूलनामे का इंतजार कर रही है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह सिर्फ एक बात है, कुछ चीजें तब तक इंतजार न करे जब तक पछताने के लिए बहुत देर न हो जाए। ये यूं चुप हो गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इसी बीच पूर्वी सागर महाद्वीप के किनारे पर सू याओ विशाल अंतहीन समुद्र को देखते हुए वहां पहुंची। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। अध्याय 149 पूर्वी सागर में जलपरियां हैं। 230 वर्ष की आयु में ये यू अभी भी नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर अटका हुआ था। सू याओ के जाने के बाद से कई दशक पहले ही बीत चुके थे। ये यू ने लोट संप्रदाय में एक पत्र छोड़ा जिसमें सू याओ से कहा गया कि अगर वो कभी वापस लौटे तो वह वहीं उसका इंतजार करे। प्रत्येक वर्ष के अंत में ये यू वापस चला जाएगा। लेकिन लोट संप्रदाय के भीतर सू याओ की आकृति फिर कभी प्रकट नहीं हुई। इससे ये यू बहुत निराश हुआ। फिर भी उसने स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की खोज बंद नहीं की। अपने दिल में उसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन वह सू याओ से दोबारा मिलेगा। तब तक वह इन सभी चीजों को एक बार फिर उसमें निवेश कर सकता था। लेकिन इतने साल बीत गए, परिणाम की अभी भी कोई खबर नहीं आई। यह ऐसा था जैसे सू याओ पृथ्वी के मुख से गायब हो गया हो। जब भी चांदनी तेज होती ये यू सू याओ के बारे में सोचता। उन्हें लोट संप्रदाय के दिन याद होंगे। और अधिक नूडल्स का कटोरा याद करते हुए सू याओ ने उसे परोसा। वरिष्ठ बहन, हे वरिष्ठ बहन, आप वास्तव में कहाँ हैं? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और उन सभी अच्छी चीजों के साथ जो मैंने वर्षों से जमा की है, मैं उन्हें किसे देने जा रहा हूँ? ये यू ने आकाश की ओर गहरी आह भरी। अगर उसे पता था कि यह इस तरह से होगा तो उसे बाहर जाते समय सू याओ को साथ ले जाना चाहिए था। तब वो इस स्थिति में नहीं पहुंचता जहां वो बिना कुछ कहे चली गई। यदि समय को उल्टा किया जा सकता है तो ये यू ने फैसला किया कि वो सू याओ को अपने कमरबंद से बांधेगा। वे दोनों अविभाज्य होंगे, अपनी इस निवेश प्रतिभा को बर्बाद नहीं करेंगे। अफसोस, अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो गई है। जब ये यू विलाप कर रहा था, नीले रंग की पोशाक पहने एक युवक हवा में उसकी ओर उड़ गया। उसने हंसते हुए चिढ़ाया, क्या फिर से अपनी वरिष्ठ बहन के बारे में सोच रहा हूँ? ये यू बोले, तुम्हारा कोई काम नहीं। इस व्यक्ति का नाम झाओ मुचुआन था, जो तियानशी हवेली का प्रत्यक्ष शिष्य था, जो पूर्वी सागर महाद्वीप की पवित्र भूमि में से एक थी। अपने ताबीज और आकर्षण की शक्ति के लिए प्रसिद्ध, दुनिया भर में जाना जाता है। वे तावीजों का उपयोग हत्या, रक्षा, उपचार, गति बढ़ाने और बहुत कुछ के लिए कर सकते हैं। संक्षेप में उन्हें आक्रमण, रक्षा और समर्थन के संयोजन वाले बहुमुखी कृषक माना जाता था। जब ये यू पहले विदेश यात्रा कर रहा था तो उसकी मुलाकात झाओ मुचुआन से हुई और दोनों ने खुद को रिश्तेदार आत्माएं पाया और दोस्त बन गए। हालांकि झाओ मुचुआन का मानना था कि वो और ये यू एक ही तरह के नहीं थे। ये यू का मन केवल उस वरिष्ठ बहन पर केंद्रित था जो उसे नहीं मिली। लेकिन झाओ मुचुआन अलग थे। उसका सपना पूरे पूर्वी सागर की सबसे खूबसूरत दिव्य युवतियों को अपने पास रखना था। और वह इस सपने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे। अब तक उन्होंने पहले ही 100 का खिताब हासिल कर लिया था। वह खेती की दुनिया में एक प्रसिद्ध प्लेबॉय थे। लेकिन हर विजय के बाद वह बिना किसी निशान के खिसक जाना चाहेगा। परिणामस्वरूप झाओ मुचुआन को अक्सर खुद को विभिन्न तरीकों से शिकार होते हुए पाया गया। ऐसे कई उदाहरण थे जहां ये यू के हस्तक्षेप के लिए नहीं, झाओ मुचुआन की कब्र पर अब तक ताजी घास उगाई होती। इस साथी को आते देख ये यू काफी हैरान हो गया। परी युवतियों का पीछा करने के बजाय तुम यहाँ मेरी तलाश में क्या कर रहे हो? झाओ मुचुआन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ क्योंकि वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। वुकिंग द्वीप के द्वीप मास्टर जेन लैंग ने मुझे निमंत्रण भेजा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मादा जल अप्सरा पकड़ी और मुझे आकर देखने के लिए आमंत्रित किया। ये निश्चित रूप से देखने लायक चीज है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने आपके बारे में सोचा और आपको साथ लाने का फैसला किया। ये यू की अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई। एक जल अप्सरा, क्या वह एक पौराणिक जलपरी नहीं है? मानव का शरीर और मछली की पूंछ कमर पर अलग, आंसू मोती में बदल जाते हैं। वास्तव में जादुई प्रकार की राक्षस जाति। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसी राक्षस जाति हजारों वर्षों से नहीं देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि यह जाति पहले ही विलुप्त हो चुकी है। यदि वुकिंग द्वीप पर वास्तव में कोई जलपरी है तो यह वास्तव में देखने लायक है। फिर झाओ मुचुआन के नेतृत्व में ये यू वुकिंग द्वीप पहुंचे। द्वीप बड़ा नहीं था, पूर्वी सागर महाद्वीप के किनारे पर स्थित था। द्वीप मास्टर जेन लेंग प्रारंभिक नेसेंट सोल क्षेत्र में एक कृषक थे। कभी कभी उसके कार्यों में कोई अंतिम रेखा नहीं होती थी। झाओ मुचुआन को ऐसे लोगों से निपटना पसंद नहीं था। यदि इस बार जल अप्सरा प्रकट न होती तो वो निश्चित रूप से इस स्थान पर नहीं आती। इसलिए जब वह द्वीप पर उतरा और जेन लैंग को देखा तो झाओ मुचुआन ने किसी भी तरह की खुशियों का आदान प्रदान नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया और पूछा, पानी की अप्सरा कहाँ है? जेन लैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत करो, मैंने इस बार कई मेहमानों को आमंत्रित किया है। जब रात होगी तो हम सब एक साथ देखेंगे। झाओ मुचुआन को तुरंत काफी नाराजगी महसूस हुई, लेकिन जल अप्सरा को देखने के लिए उसने अपना आपा रोक लिया। दूसरी ओर ये यू समुद्र की ओर मुंह करके खड़ा था, स्थिर खड़ा था। ईमानदारी से कहूं तो पार करने के बाद से वह मुख्य भूमि पर इधर उधर भाग रहा है। अब कभी कभी समुद्री हवा का आनंद लेना काफी अच्छा लगता है। फिर भी ये यू ने देखा कि सामने समुद्र के नीचे परछाइयां टिमटिमाती हुई लग रही थीं। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ये यू ने अपनी आंखें हल्की सी झुका लीं।
चुपचाप उसने वुकिंग द्वीप के चारों ओर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थापित किया। यह एक आदत थी जिसे येयू ने गठन कला का अभ्यास करने के बाद विकसित किया था। जब भी वो किसी नए स्थान पर पहुंचता था तो वो आसानी से अपने पीछे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन छोड़ जाता था। इस तरह चाहे कोई भी खतरा उत्पन्न हो, उसके पास हमेशा पीछे हटने का एक रास्ता होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि इस भागने के रास्ते का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाद में तथ्यों ने साबित कर दिया कि जेन लैंग ने वास्तव में कई लोगों को आमंत्रित किया। रात होते होते दर्जनों कृषक पहले ही वुकिंग द्वीप पर आ चुके थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे। जल अप्सराएं, इस प्रकार की राक्षस जाति, अत्यंत दुर्लभ हैं। इस बार इसे देखने का अवसर पाकर वे स्वाभाविक रूप से उत्साह में शामिल होना चाहते थे। ये देखकर कि अधिकांश मेहमान आ चुके हैं, जेन लैंग ने निर्णायक रूप से भोज शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सभी को एक विशाल प्रदर्शनी हॉल में आमंत्रित किया। मेहमान गोलाकार व्यवस्था में बैठे। जेन लैंग के संकेत पर 1 दर्जन से अधिक नौकरानियों ने काले कपड़े में ढकी एक विशाल वस्तु को कमरे में धकेल दिया। जब काला कपड़ा उठाया गया तो सबके सामने एक बड़ा चौकोर पानी का टैंक प्रकट हुआ। इसके अंदर एक मादा जल अप्सरा थी जो भयभीत होकर इधर उधर देख रही थी। वह हल्की धुंध में लिपटी हुई थी। उसकी छाती पर 2 सिपियां थीं। उसका रूप नाजुक और सुंदर था। उसके पास मानव ऊपरी शरीर और मछली की पूंछ का असली रूप था। ये यूं मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर सका। वास्तव में जलपरियां वास्तव में अस्तित्व में थीं। ऐसा लगता था कि यह विशेष राक्षस जाति विलुप्त नहीं हुई थी। उसके बगल में झाओ मुचुआन की नजर भी जल अप्सरा पर टिकी थी। वह बुदबुदाया, सुंदर, सचमुच उत्तम। उसी क्षण कोई जोर से चिल्लाया, द्वीप मास्टर जेन, आपको ये जल अप्सरा कहाँ से मिली? क्या उसे बेचने का कोई इरादा है? इस सवाल ने तुरंत सभी का उत्साह बढ़ा दिया। उपस्थित काश्तकारों ने एक के बाद एक बोली लगाना शुरू किया और कीमत आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि झाओ मुचुआन भी काफी प्रलोभित था। उसने येयू की ओर रुख किया और स्पिरिट स्टोन उधार लेने के लिए कहा, ये दावा करते हुए कि वो इतनी सुंदर जल अप्सरा को इन घृणित पुरुष कृषकों के हाथों में पड़ते हुए नहीं देख सकता। जिस तरह से उसने बात की उससे येयू के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। ओह, आप बहुत महान हैं, कितना प्रभावशाली। इससे पहले कि येयू कुछ कह पाता, जेन लैंग अचानक खड़ा हो गया और बोला, कृपया सब लोग शांत हो जाएं। जल अप्सरा सुंदरता का प्रतीक है। उनके पास नर्म आवाज और नाजुक शरीर हैं। यदि कोई उसे अपने घर में ला सके तो यह निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। हालांकि स्पिरिट स्टोन के बारे में चर्चा करना सामान्य बात नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं उसे मुफ्त में दे दूंगा। अध्याय 150, मुझ पर विश्वास मत करो, इसे अजमाएं। जेन लैंग के शब्दों ने उपस्थित सभी कृषकों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। मुफ्त? क्या आप जानते हैं कि बोली का मूल्य अभी क्या पहुंच गया है? एक मध्यम दर्जे की कलाकृति और 500 स्पिरिट पत्थर। इतनी अकूत दौलत और तुम्हें नहीं चाहिए? ये कैसे संभव हो सकता है? उपस्थित सभी लोग जानते थे कि जेन लैंग बेहद कंजूस था। यदि वह कह रहा है कि यह मुफ्त है तो इसमें अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। एक पल में सभी के भाव दिलचस्प हो गए। जेन लैंग उनकी प्रतिक्रियाओं से थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं थे। फिर उसने अपना हाथ पानी की टंकी पर रखा और धीरे से बोला, 3 दिन पहले मैंने समुद्र में बहुत सारे खून के धब्बे देखे। जिज्ञासावश मैं निरीक्षण करने नीचे गया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने दर्जनों जल अप्सराओं को अन्य समुद्री राक्षसों से लड़ते हुए पाया। तो अराजकता के बीच मैं इस बेहोश जल अप्सरा को वापस ले आया। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि उनमें से इतने सारे लोग अचानक कैसे प्रकट हो सकते हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया, ये स्वर्ग द्वारा दिया गया एक मौका है। मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे साथी दाववादियों के रूप में आपको भी इस अवसर का हिस्सा बनना चाहिए। एक लंबे कृषक ने पूछा, क्या द्वीप मास्टर जेन हमें और अधिक जल अप्सराओं को पकड़ने के लिए ले जाना चाहते हैं? जेन लैंग मुस्कुराया, ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। कल कुछ जल अप्सराओं ने पहले ही यहाँ अपने रिश्तेदारों को खोज लिया था और बचाव का प्रयास किया था, लेकिन मेरे द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इस प्रकार मैंने आप सभी को आने और इस अवसर को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। मेरा मानना है कि जब तक हम एकजुट होकर जल अप्सराओं को हराते हैं, आप निश्चित रूप से उनमें से कुछ को घर ले जाने में सक्षम होंगे। ये कैसा रहेगा? ये सुनकर उपस्थित सभी लोग समझ गए। ये पता चला कि जेन लैंग का उन्हें आमंत्रित करने का इरादा सिर्फ जल अप्सरा को देखना नहीं था, बल्कि उनके हमलों का विरोध करने में उनकी सहायता करना था। क्या ये लोगों को केवल तो उपचारे के रूप में उपयोग करना नहीं है? ये यूं ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि दिन के दौरान समुद्र में छाया जलपरियां थीं? वह संख्या वास्तव में काफी बड़ी थी। झाओ मुचुआन क्रोधित होकर अचानक उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कठोरता से कहा, जेन लैंग, तुम बेशर्म हो। जेन लैंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उन्होंने प्रतिवाद किया, मैं कहाँ बेशर्म हूँ? मैं ये सभी के लाभ के लिए कर रहा हूँ। अब कई साथी दाववादी यहाँ हैं। क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ जल अप्सराओं को पीछे हटाना है? नहीं, हमारा अंतिम उद्देश्य जल अप्सराओं को जीवित पकड़ना, उन्हें नौकर और दासी के रूप में हमारे पास रखना है। झाओ मुचुआन, क्या आप डरते हैं? यदि आप डरे हुए हैं तो आप अभी जा सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कृपया कोई परेशानी न पैदा करें। सभी साथी दाववादियों के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि आप मरने से डरते हैं तो आप किसी भी समय छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग रुकना चाहते हैं और जल अप्सराओं को पकड़ना चाहते हैं, वे आएं और मेरे साथ इस अवसर का लाभ उठाएं।
जेन लैंग एक चतुर व्यक्ति है। वह जानता है कि उपस्थित लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काना है। उनके भाषण के बाद 70% से अधिक कृषकों के भाव बदल गए थे। वास्तव में लोगों को तोप के चारे के रूप में उपयोग करने के बावजूद जब तक वे पानी की अप्सरा को घर ले जा सकते हैं और कुछ मायने नहीं रखता। इस प्रकार अधिकांश कृषकों ने यहीं रहने का इरादा व्यक्त किया। वे नहीं जाएंगे। बाकी कुछ डगमगा रहे थे। वे पक्ष विपक्ष पर विचार करते रहे। इस समय झाओ मुचुआन का चेहरा बेहद गंभीर था। वह नहीं रहना चाहता था और जेन लैंग द्वारा तोप चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहता था। फिर भी जल अप्सरा की अद्भुत सुंदरता ने उसे बहुत लुभाया। एक पल के लिए वह दुविधा में फंस गया। इस समय ये यूं खड़ा हुआ और बोलने के लिए अपना कंधा थपथपाया। अचानक नीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। जेन लैंग, जो मुख्य सीट पर खड़ा जोश से भरा हुआ था, तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके सीने में एक नीला भला धंसा हुआ था। अचानक हुए हमले ने सभी को चौंका दिया। अगले ही क्षण बाहर से कलाकृतियों से सुसज्जित 30 से अधिक जल अप्सराएं आ पहुंची। उनके मानव शरीर और मछली की पूंछ ने उन्हें हवा में उड़ने की अनुमति दी। यहाँ तक कि जब वे प्रदर्शनी हॉल में प्रवेश करते थे तब भी वे पूंछ हिलाकर जमीन से दूरी बनाए रखते थे। इन जल अप्सराओं में केवल 2 या 3 नर थे, बाकी सभी महिलाएं थीं। जैसे जैसे हर कोई तनावग्रस्त होता गया, ये यू को झाओ मुचुआन से एक संदेश मिला। देखिए, दूसरी पंक्ति के सबसे बाईं ओर की अप्सरा वास्तव में सुंदर है और उसका फिगर उत्कृष्ट है। मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर मैं अभी कबूल कर लूँ तो वह मान जाएगी? ये यू तुरंत अवाक रह गया। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि झाओ मुचुआन उनके मूर्खा स्कूल डेस्क साथी जैसा दिखता है। जब भी वो किसी सुंदर लड़की को देखता तो उसे तुरंत विश्वास हो जाता कि वह प्यार में है। भाई, क्या आप अपने आप को कुछ परेशानी से बचा सकते हैं? यदि आप अभी कबूल करने जाते हैं तो निश्चित रूप से आप पर जानलेवा हमला किया जाएगा। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसे आजमाएं, आगे बढ़ें, प्रयास करें और आप मर जाएंगे। ये यू की प्रतिक्रिया सुनकर झाओ मुचुआन ने शिकायत का भाव दिखाया। ये यू ने उस पर और अधिक ध्यान न देने का फैसला किया। हालांकि ये कहा जाना चाहिए, ये जलपरियां वास्तव में बहुत सुंदर थीं और उनके आंकड़े असाधारण थे, लेकिन मानव शरीर और मछली की पूंछ के साथ। ठीक है, ये वास्तव में काफी अच्छा है। इस समय जेन लैंग अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। अपने सीने से भाला निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक मादा जल अप्सरा ने पकड़ रखा था। उसने अचानक बल लगाया और भाला गहरी नीली रोशनी के साथ फट गया, जिससे जेन लैंग की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। जल अप्सराओं पर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव से ये स्पष्ट था कि वे एकीकरण क्षेत्र में कृषक थे। उसने भाला बाहर निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। चारों ओर देखते हुए उसने उदासीनता से कहा, हम जल अप्सराएं आपके मानव कृषकों के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहती। हम केवल अपने साथियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई हमें कैद करना चाहेगा तो हम अंत तक लड़ेंगे। लगभग सभी 30 जल अप्सराएं एक साथ खड़ी थीं, अपने आसपास के सभी लोगों को ध्यान से देख रही थीं। और अब पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। माहौल पहले के उन्माद से अलग एक दुनिया थी। यहाँ के अधिकांश लोग जेन लैंग के समान साधना स्तर के थे। यदि जेन लैंग को एक ही वार से मारा जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से वही होंगे। तो इस स्थिति में कोई भी मूर्ख आगे नहीं बढ़ेगा। आखिरकार जल अप्सराओं की ताकत ने उन्हें बहुत सतर्क बना दिया। ये यू अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर चुप खड़ा रहा। वह जलपरियों के मामलों में उलझना नहीं चाहता था। चूंकि वहां एकीकरण क्षेत्र की जलपरियां थीं, कौन गारंटी दे सकता था कि उनके बीच कोई क्लेश पार करने वाली जलपरियां नहीं थीं। इसके अलावा जबरन कब्जा करना अवांछनीय होगा। वह ऐसी बातों से परेशान नहीं होंगे। जल्द ही जल अप्सराओं ने अपने साथी को पानी की टंकी से बचा लिया। जैसे ही वे धीरे धीरे बाहर निकलने वाले थे, जल अप्सराओं का नेता अचानक ये यू के सामने रुक गया। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसे संदेह की दृष्टि से देखा।